हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एंड एज यू नो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 12 जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इनिशियली किसने डेवलप किया था, तो आपका आंसर रहेगा एलेक जेफरी। एलेक जेफरी ने इसे सबसे पहले इनिशियली मीन्स डेवलप किया था। ठीक है, बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आपका डेवलप होता गया। अब अगर मैं बात करूं आपकी एनसीईआरटी बुक, तो उसमें दिया गया है जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, 99.9% सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, सेम इन ऑल ह्यूमन, वेयर एज 0.1% जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। और इसी 0.1% जेनेटिक मटेरियल के कारण ही मेरी शक्ल अलग है, आपकी शक्ल अलग है। ठीक है, यही आपका जेनेटिक, इतना ही 0.1% जेनेटिक मटेरियल ही आपको और मुझे यूनिक बनाता है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, हमारे बालों का कलर अलग बनाता है, हमारी शक्ल सूरत अलग बनाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे पहले मैं बात करूँ कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो मैं आपको बता दूँ। जैसे कोई क्राइम सीन होता है, कोई क्रिमिनल होता है, जब वो क्राइम करता है तो अपना कोई ना कोई जैसे छोड़ जाता है, लाइक हेयर या ब्लड वगैरह, तो उसकी हेल्प से, क्योंकि हेयर में भी डीएनए है, आपके ब्लड में भी डीएनए होता है, किस में होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम उस क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से। दूसरा यूज़ इसका कहाँ हो सकता है, देखिए जब कोई लेडीज़ होती है, उसका बेबी होता है, जो उस बच्चे का बाप होता है, अगर वो मना करता है कि मैं इसका पिता नहीं हूँ, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से दोनों बच्चे और पिता का डीएनए मैच करा करके ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो उसका बाप है या नहीं है। तो इन सब का यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से। इनमें मतलब ये यूज़ किया जा सकता है फॉरेंसिक लैब में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये, ठीक है, कोई किसी का मतलब मर्डर हुआ है, वहाँ पर जो क्रिमिनल है उसका ब्लड गिरा हुआ है, तो यहाँ पर उस ब्लड का जेनेटिक मटेरियल ये है और उस क्रिमिनल का जेनेटिक मटेरियल ये है, क्या इन दोनों को मैच कराया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर जब हमने क्या पढ़ा था, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें हमने पढ़ चुके हैं कि जो डीएनए होता है, होल डीएनए, उसमें कितने आपके बेस पेयर होते हैं, लगभग 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। और सबको अगर हम स्टडी करेंगे तो लगभग 9 बिलियन का खर्चा आता है। तो 2% के बीच का अगर हम पूरा होल जेनेटिक मटेरियल को अगर मैच कराएंगे तो कितना एक्सपेंसिव टास्क है ये। तो ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली देखो होता क्या है इसमें, अगर मैं बात करूँ तो आपका जो डीएनए है, ठीक है, इस चीज़ को समझना, इसमें एक रेपिटेटिव यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे ये आपका डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर जीन है, फिर आपका यहाँ पर जंक डीएनए, इसको जंक डीएनए बोलते हैं, फिर आपका ये जीन है। तो यहाँ पर आपके रेपिटेटिव यूनिट्स होती हैं, जैसे ATGC, जो ये यूनिट है यही बार बार रिपीट हो रही है। सपोज मेरे उसमें 3 टाइम हो रही है, आपके उसमें 10 टाइम हो रही है, किसी के उसमें 7 टाइम्स हो रही है। ठीक है, और आपका क्योंकि देखो 99.9% तो जो जेनेटिक मटेरियल वो सभी में सेम है, तो इसको मैच कराने की ज़रूरत ही क्या है, वो तो सब में सेम मिलेगा। तो ज़रूरत ये है ना केवल 0.1% की, ठीक है, जो डिफरेंट बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेपिटेटिव आपकी यूनिट्स होती हैं, जो सीक्वेंस है जो बार बार रेपिटेटिव है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेपरेट इसको करेंगे कैसे, तो किसको सेपरेट किया जाता है, पहली बार इस रेपिटेटिव यूनिट को, रेपिटेटिव यूनिट को सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, यूनिट जो होती है उसे हम सेपरेट कर लेंगे। देन सेपरेट ये करेंगे कैसे अब, तो यहाँ पर जो सेपरेशन किया जाता है
वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है ये चीज़। तो देखिए इसकी हेल्प से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है एक्चुअली, तो आपका डीएनए में 2 पीक्स बनते हैं। ठीक है, एक मेजर पीक्स बनता है ऐसे करके, एक स्मॉल पीक्स बनता है। इस चीज़ को समझिएगा आप। ठीक है, हम रेपिटेटिव यूनिट को अलग कर रहे हैं, तो सेपरेट कर रहे हैं, तो किसका यूज़ कर रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 2 पीक बनते हैं। एक आपका होता है मेजर पीक, दूसरा क्या होता है आपका माइनर पीक। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेजर पीक बना है, ठीक है, उसे बोला जाता है बल्क डीएनए। क्या बोला जाएगा, बल्क डीएनए। और ये डीएनए आपका और सब में सेम होता है। कैसा होगा, सारे के सारे इंडिविजुअल्स में सेम होगा। वेयर एज जो आपका माइनर यहाँ पर पीक आया है उसे कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या कहेंगे, सैटेलाइट डीएनए। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। और सैटेलाइट डीएनए सारे जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें अलग अलग होता है। ये क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। तो अब बताइए हम मैच किसको कराएंगे, अब हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए किसकी ज़रूरत होगी, जो सब में सेम होगा उसकी, कि जो जिसमें सब में डिफरेंट होगा उसकी। ऑब्वियसली जिसमें सब में डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ठीक है, एंड आपका जो क्या होता है रेपिटेटिव यूनिट होती है। ठीक है, और बेस कॉम्पोजिशन जो होता है उसकी बेसिस पे इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए किसके बेसिस पे, पहले मैंने पॉइंट क्या बताया था, आपकी जो लेंथ होगी, रेपिटेटिव यूनिट होगी एंड आपका बेस जो कॉम्पोजिशन होगा, बेस कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसके बेसिस पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज माइक्रो सैटेलाइट, वेयर एज सेकेंड वन मिनी सैटेलाइट। अगर मैं बात करूँ इनकी, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैं बात करूँ, तो ये आपके ऐसा मतलब सेगमेंट होते हैं जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो ये क्या करेंगे, आपके डू नॉट कोड एनी प्रोटीन, डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। सेकेंड वन, ये आपका जो ह्यूमन जीनोम होता है उसका लार्ज पोर्शन बनाते हैं। ये क्या करेंगे, लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। एचजी का मतलब ह्यूमन जीनोम। इतनी बात सबको समझ में आई ना। इसके बाद देखिए इसको क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जो माइक्रो सैटेलाइट है उसको अलग कर लिया जाता है। और इसमें आपका जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो वेरी हाई डिग्री वाला होता है। इसमें क्या होगा आपका, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई ना। देखिए पहले हम डीएनए में आपको ये वाला पार्ट जो रेपिटेटिव यूनिट है, ठीक है, उसको अलग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। अब सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड होता है उसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें डीएनए को मेजर और माइनर पीक्स में आ जाते हैं। जो मेजर वाला होता है बल्क डीएनए होता है सब में सेम होता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा माइनर होता है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइक्रो एंड मिनी। तो माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में से भी जो माइक्रो वाला होता है उसमें हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ये क्या है, तो देखिए ये क्या होता है, जैसे आपका कोई सीक्वेंस है ATGC ATGC, ठीक है, दूसरा ATGC ATGA ATGC।
तो इन आपको जो ये आपको डीएनए सीक्वेंस दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो यहाँ पर क्या आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो आपका ये वाली प्लेस का जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सब सेम है, इसमें डिफरेंट है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो आपके बेसिस पे, क्योंकि बाकी चीज़ें सब सेम है, तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है ना, किसी एक इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं, चाहे वो उस इंडिविजुअल के हेयर हो, ठीक है, उसकी स्कैल्प हो, उसका ब्लड हो, सब में सेम होगा, लेकिन पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होता है। समझना इस बात को, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यही बेस होता है आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्या, आपकी पॉलीमॉर्फिज्म, और इसमें ज़्यादा पाया जाता है तो इसको लिया जाता है, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको समझा दिया कि जो अगर एक इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसकी होल बॉडी पार्ट्स में ये सेम होता है, लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करेगा, ठीक है। जो आपका रेपिटेटिव सीक्वेंस है, ये रेपिटेटिव सीक्वेंस तो है, उसके बीच में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जा रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या होता है, बेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, क्या, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यही आपका बेस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इसके स्टेप्स की किया कैसे जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया कि कौन से पोर्शन का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, इसे रफ कर रही हूँ मैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए, अब इसके हम स्टेप्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल से समझाया है वही मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज़ कहीं पर कोई क्राइम सीन हुआ है, तो आपका एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है और एक इंडिविजुअल सी है, और ये सी वाला सबके डीएनए हम ले रहे हैं, ठीक है। और जो सी वाला है ये आपको कहाँ पर मिला है, क्राइम सीन पर मिला है, ठीक है। क्राइम सीन पर ये डीएनए मिला है। अब शक इन दोनों पे है, ठीक है। जो सी वाला क्या है समझना है, क्राइम सीन पर मिला डीएनए सैंपल है, और ए और बी जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे शक है, ठीक है। और शक है मतलब इन दोनों में से एक ही क्या है, क्राइम आपका क्रिमिनल है, इन दोनों में से एक क्रिमिनल है। अब इन दोनों का हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मिलाना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, ओके। नाउ अब देखिए, सबसे पहले स्टेप्स जो होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हम तीनों का डीएनए लेंगे, ठीक है। तीनों का जो आपकी सेल होगी उसमें से हम डीएनए को अलग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डाइजेशन ऑफ डीएनए, मीन्स डाइजेशन ऑफ डीएनए का मतलब है डीएनए को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करना, और यहाँ पर जो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है उससे डीएनए के फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं, उसका डाइजेशन किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ओके। मैं अभी पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ पर रेपिटेटिव सीक्वेंस ज़्यादा आपके होते हैं उसको लिया जाता है। तो आपकी बुक में देखा होगा क्रोमोज़ोम 7 लिया गया है, मैं बाकी के वो नहीं ले रही हूँ, जो बाकी के 2 और क्रोमोज़ोम्स लिए मैं ओनली 1 ले रही हूँ, क्रोमोज़ोम 7 जो ले रही हूँ, ठीक है। तो क्रोमोज़ोम जो 7 है यहाँ पर लिया गया था, उसमें रेपिटेटिव हम सीक्वेंस देखेंगे, जैसे एक ये है आपका, एक उसमें ये था, ठीक है। तो इसमें आपके जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है, सपोज इसमें आपके कितने हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते, चलिए ज़्यादा ही छोटा हो गया, एक ये है और एक ये था, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाले का रेपिटेटिव सीक्वेंस आपका 1 2 3, और इस वाले में 1 2 3 4, ठीक है। ये क्रोमोज़ोम हमने क्या लिया है, 7 लिया है, क्रोमोज़ोम 7, ठीक है। और आपको पता है एक क्रोमोज़ोम कहाँ का आपका पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है, वही चीज़ दी है आपकी उसमें, ठीक है। अब बी वाले का जो क्रोमोज़ोम 7 दिया है, ठीक है, क्रोमोज़ोम 7, तो यहाँ पर उसका क्या दिया गया है,
एक रेपिटेटिव सीक्वेंस उसका ये है, ठीक है, एक ये है। तो उसमें आपके कितने जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है वो कितने दिए, क्रोमोसोम है रेपिटेटिव सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 ये दिया है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 दिए हैं, ठीक है। ये रेपिटेटिव सीक्वेंस है, ओके। ये क्रोमोसोम कितना है 7। सेम इसका क्रोमोसोम 7 लिया गया है, ठीक है। इसमें भी कितना था आपका 1, रेड से बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये क्रोमोसोम 7 लिया है, ओके। यहाँ पर एक क्रोमोसोम बना लीजिए, पूरा इतना ही। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो होल डीएनए था ना, उसमें से केवल जो क्रोमोसोम 7 सेम लिया है, उसमें जो रेपिटेटिव यूनिट्स हैं, जैसे क्रोमोसोम 7 में जो पैटर्नल वाली जो आपकी क्रोमोसोम है उसमें क्या है, आपके 3 रेपिटेटिव यूनिट हैं, इसमें 4 हैं। उसी तरह से इसमें कितनी है, देखो 3 है, इसमें 4 हैं, इसमें 11 है, इसमें 9 है, इसमें भी 11 है, इसमें 9 है। बट ये दिखाई नहीं देती। आप तो कह रहे होंगे ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये मर्डरर है, बट ऐसा होता नहीं, इतना आसान नहीं होता। ये भी हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसके लिए बहुत प्रोसेस की जाती है, ओके। तो अब सिर्फ इतना समझो, अभी इतनी बात समझ में आ गई ना, तो हमने यहाँ पर रेपिटेटिव यूनिट्स को सेपरेट कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमने इसको क्या करना है, जेल प्रोसेस की हेल्प से इनको अलग अलग करना है। जैसे क्रोमोसोम है ना, इनको क्रोमोसोम्स के सेट्स को अलग अलग करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, अब क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले के लिए ये बेड है एक, जिसमें जेल भरा होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं ना, तो जेल भरा है। जेल भी आपका क्या होता है, एग्रोस जेल भरा होता है, ठीक है। और यहाँ पर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर आपका होता है, इलेक्ट्रोड रखे होते हैं। ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ओके। नाउ हमने इसको इसमें डाल दिया। क्या करेंगे, आप इसको यहाँ डाल देंगे। अब देखो, आपको ऑलरेडी पता है जो डीएनए होता है उसमें कैसा चार्ज होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ की ओर को मूव करेंगे कि इधर की ओर को मूव करेंगे, यहाँ पर डीएनए डालने के लिए रास्ते होते हैं, ठीक है। तो डीएनए जैसे यहाँ डाला तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेगा, ठीक है। और देखो, क्योंकि उसमें पोर्स हैं, जेल में पोर्स बने हैं, तो देखो जो जितना छोटा आपका सेगमेंट होगा डीएनए का, वो उतनी जल्दी मूव करेगा, क्योंकि छोटा है ना, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और छेदों से जल्दी जल्दी निकल जाएगा। तो दैट मीन्स जो ये 3 आपका रेपिटेटिव सीक्वेंस वाला जो आपका यहाँ पर सेगमेंट है, वो जल्दी जल्दी पहुँच जाएगा और ये वाला उससे देर में पहुँचेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखो, जो आपका ये था, तो आपका 3 वाला यहाँ पर आ गया और 4 वाला थोड़ा पीछे रहा, सेगमेंट वाला, ठीक है। ये हमने कर लिया, ओके। उसी तरह से हम इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे। तो हमने इसका भी देखा, तो आप देख पा रहे होंगे जो छोटा वाला है 9 वाला, ठीक है, वो पहले आ जाएगा। मीन्स आपका इससे तो पीछे ही होगा, 9 वाला लगभग यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 11 वाला उससे थोड़ा पीछे पहुँचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। ये मैंने इसके पास क्यों लिखा है, इससे दूर क्यों लिखा है, क्योंकि ये थोड़े बड़े सेगमेंट हैं, इनको इन छेदों से इसके पास पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है।
उसी तरह से आपका थर्ड वाला है जो क्राइम सीन पे मिला है ब्लड, ठीक है, उसमें भी आपका देखो एक में जो 9 वाला है वो यहाँ पे रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इन्हें अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया इनको, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा यहाँ पर जो थर्ड स्टेप था वो भी ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप की ओर, दैट इज़ ब्लॉटिंग। अब हमें क्या करनी है, ब्लॉटिंग करनी है, ठीक है। अब पहली बात आप लोग ब्लॉटिंग समझिए कि ब्लॉटिंग क्या चीज़ है। ब्लॉटिंग अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम किसी डार्क पेन से लिखते हैं, हमने कॉपी बंद कर दी, थोड़ी देर कॉपी खोलोगे तो जो ऊपर वाला पेज था उस पर भी उसकी छाप आ जाती है ना। तो ब्लॉटिंग आपका ये होता है, ओके। अब नेक्स्ट, ये ब्लॉटिंग के लिए एक पेपर की ज़रूरत होती है। वो पेपर आपका बना होता है नाइट्रोसेलुलोज का, ठीक है। पेपर किसका बना होगा, नाइट्रो, आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है सारी एक एक लाइन, और आपके या फिर नायलॉन का बना होता है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर पेपर ले लिया, ठीक है, पेपर हमने ले लिया। तो एक आपका यहाँ पे था, ठीक है, और ये भी आपका नाइट्रोसेलुलोज का पेपर था, इसकी यहाँ पर थी, ठीक है। एक आपने यहाँ पर इसके लिए ले लिया, क्राइम सीन यहाँ पर जो मिला उसकी भी यहाँ पर थी, ठीक है। रेपिटेटिव आपको समझ में आए ना, तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ 1 2 3 1 2 3, ओके, यहाँ पर तो 4 ही थे, 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमने ब्लॉटिंग कर दी। मीन्स इससे जो आपका क्या था, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको इसमें छाप दिया, ये समझो आप देसी लैंग्वेज में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। अब यहाँ पे VNTR प्रोब का हम यूज़ कर रहे हैं। अभी VNTR क्या है, ठीक है, वेरिएशन नंबर ऑफ टेंडम्स रिपीट्स, ठीक है, इनका हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एक इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एक इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने कर लिया और इसका कर लिया, ठीक है, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। अब जब हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हम इन सीड्स को कहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी में जब हम इनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये आसानी से अब जाके विजिबल होंगे, क्योंकि जो ये डी आपका ये अलग हुआ है ना, वो विजिबल नहीं होता, ठीक है। अगर विजिबल होता हमको यहीं पे पता चल जाता, ठीक है। इतनी प्रोसेस करने के बाद अब जाके हमको ये विजिबल हुआ है। अब हम तीनों में, जैसे ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये क्राइम सीन पर हमें जो क्रिमिनल था उसका हमें ब्लड मिला था, तो इन दोनों में से देखो किसका मैच हो रहा है, ऑब्वियसली इन दोनों का मैच हो रहा है। तो क्रिमिनल कौन है, बी क्रिमिनल है। तो आई होप आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है ये समझ में आ गया होगा, और कैसे करते हैं ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज की वीडियो में इतना ही, और हम मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिस पे हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 7। एंड तब तक ले स्टे ट्यून, बाय बाय।